सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। देखा आपने, वक्त बदलते देर नहीं लगती। सच है कि यह वक्त बड़ी जालिम चीज है। खबरों पर नजर डालें तो इस वक्त बड़ी खबर यह है कि जो हुकूमत गिराने निकले थे इस वक्त खुद को गिरने से बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। हुकूमत पर उठने वाली उंगलियां इस वक्त एक दूसरे की तरफ रही हैं। कोई हिसाब ना ले, वक्त हिसाब लेता है, क्योंकि वक्त बड़ी जालिम चीज है। यह किसी को माफ नहीं करता। आपको याद होगा कि पीडीएम के जलसों में मौलाना फजलुर रहमान कैसे हुकूमत को लताड़ते थे, एस्टेब्लिशमेंट को ललकारते थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का लहजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज चीख कर यह गवाही दे रही है कि वो पीडीएम से मायूस हो गए हैं। लेकिन सच ये है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। माजी में उन्होंने काजी हुसैन अहमद के इस्तीफे देने की तजवीज नहीं मानी, अपनी केपीके की हुकूमत बचाई। आज उनके साथ यही काम पीपल्स पार्टी ने किया, इस्तीफे नहीं दिए, अपनी सिंध हुकूमत बचाई। यही वक्त का सबक है, क्योंकि वक्त बड़ी जालिम चीज है। नून लीग का इसरार है कि पीडीएम का वजूद अब भी बाकी है। बकौल शाहिद खाकान अब्बासी, पीपल्स पार्टी को इस्तीफों वाले मामले पर फैसले के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी गई है। अब्बासी साहब, हकीकत से आप 1 हफ्ते आंखें चुराएं या 2 हफ्ते, सच यह है कि पीपल्स पार्टी का जो जवाब अब है वही 2 हफ्ते बाद होगा। माजी में जो सलूक आपने पीपल्स पार्टी के साथ किया है, अब पीपल्स पार्टी इतनी भी भोली नहीं कि वो सब कुछ भूल जाए। तहरीक यहां चले, गिरफ्तारियां जियाले दें और फायदा उठाएं लंदन में बैठे नवाज शरीफ, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए वक्त बदल गया है, क्योंकि यह वक्त बड़ी जालिम चीज है। बात करें पीडीएम के मुस्तकबिल की तो पीपल्स पार्टी के बगैर इसका वजूद ऐसे ही है, सर के बगैर धड़, इंजन के बगैर गाड़ी, और आपको पता है सर के बगैर धड़ किस काम का। भले पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट बैंक नहीं, लेकिन इसका सियासी वजन इतना ज्यादा है कि इसके बगैर पीडीएम हुकूमत पर दबाव डाल नहीं सकती। मौलाना फजलुर रहमान की बात करें तो सच्ची बात यह है कि वो मदरसे के बच्चे लाकर जलसा गा तो भर सकते हैं, धुआंधार तकरीर कर सकते हैं, लेकिन यह सलाहियत उनमें भी नहीं कि वो तने तनहा हुकूमत का कुछ बिगाड़ सके। इसका अंदाजा इन्हें आजादी मार्च करके खूब अच्छी तरह हो चुका है। रही नून लीग तो खाली मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पर बंदूक रखकर वो भी नहीं चला सकती। पीडीएम का हुकूमत पर वजन उसी वक्त पड़ता है जब बिलावल और मरियम मौलाना के इर्द गिर्द खड़े हों। आपने देखा कि एक तरफ से बिलावल के हटते ही सियासी तराजू के पलड़े में पीडीएम बेवजन होकर रह गई है। नून लीग नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तैयार नहीं, पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने को तैयार नहीं, तो फिर ऐसे में सवाल यह है लॉन्ग मार्च कैसे होगा, अदम एतमाद की तहरीक का क्या बनेगा? क्या ये सब किस्से भी पीडीएम के साथ ही तमाम हो गए? आज इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब से। अच्छा खरल साहब और डोगर साहब, आपसे ना एक छोटा सा शिकवा है मेरा। आपकी सारी पेशगोइयां ठीक हुई पिछले जितने महीनों से, जब से पीडीएम बनी तब से लेकर, लेकिन आपने कल जिस तरह से कहा कि बस खत्म हो गई कहानी, गए, आज देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा है। वो तो कह रहे हैं कि जनाब पीडीएम अब भी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हर बात पर इत्तेफाक है। खरल साहब, आप दोबारा मैं आपको सुना रहा हूं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हर बात पर इत्तेफाक है पीडीएम में, सिर्फ मार्च से पहले, मार्च के हवाले से और इस्तीफों पर बात नहीं हुई, बाकी तो सारा इत्तेफाक है। तो हुकूमत ये जो बड़े मजे ले रही है कि जी खत्म हो गई पीडीएम, हा वाली बात, ये ऐसी भी कहानी नहीं है। क्या कहते हैं आप? पंजाबी की 2 मिसालें हैं, ज़रबुल मिसल, उर्दू भी उसको मैं बता दूंगा। पंजाबी में कहते हैं मोया नहीं आकड़िया है, यानी बंदा मरा भी नहीं है, अकड़ा हुआ है। पीडीएम के बारे में मैं कह रहा हूँ ना, पीडीएम के बारे में, जो पीडीएम है ना, जिंदा है अगर पीडीएम, तो मैं कह रहा हूँ पीडीएम का जिंदा होना ऐसे ही है कि पंजाबी में मिसाल है कि उनका ये नहीं बंदा मरा नहीं है, उन्होंने कहा और क्या हुआ, मरा नहीं अभी, तो उनका क्या हुआ, उनका अकड़ गया है। ठीक है, अब इसको आप खुद ही समझ जाएंगे, मेरे एलाबोरेट मैंने कर दिया होगा, नहीं अकड़ गई है, अकड़ गई है। अच्छा, अब दूसरा आ गया कि हम सब कुछ करेंगे, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपने दूसरी मिसाल सुन ले। वो एक बंदा सी पिंड च, ना सी पमेरी, ठीक है। अच्छा, जो काम उसको कहते थे ना, वो कहते थे दुकान से सौदा ले आओ, कहते नहीं सौदा नहीं मैं ले आ सकता, तो मैं पमेरी हाँ, ठीक है। दूसरा आपने वो बंदर की दरख्त के ऊपर आनियाँ जानियाँ भी देखी होंगी, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से आनियाँ जानियाँ, ठीक है। मतलब एक मिसालें दे रहा हूँ ना, समझदार के लिए मेरा ख्याल इशारा काफ़ी होता है कि मामला ये है कि जनरल बात कर रहा हूँ मैं, एक समझा रहा हूँ हम नाज़रीन के लिए। उसामा साहब, 2-3 चीज़ें हैं।
एक तो ये है कि 27 दिसंबर 2020 को, मैं नकलें नहीं उतारूंगा, मुनासिब नहीं है, खातून है, वो जो भी करे, वो अभी मरियम साहबा को जो आपने शॉर्ट सुनाया, अच्छा मुनासिब नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा तो अभी भी मरा नहीं अकड़ा है, उनकी बात शायद सही है, PDM वाकई नहीं टूटी, ठीक है। दूसरी बात, तमाम चीज़ें जो है ना सिवाय इस्तीफ़ों के, अब सुन ले, सुनते जाएं और हम भी मेरा ख्याल शर्माते जाएं, क्योंकि शर्म तुमको मगर नहीं आती, किस मुंह से जाओगे। अब मामला ये है कि जरदारी इस्तीफ़ों, मौलाना लॉन्ग मार्च, नवाज शरीफ वापसी से इनकारी, तो PDM बिल्कुल भी तबाह नहीं हुई, PDM कायम है, ठीक है, कायम दायम है। मामला ये है कि उसामा साहब जिस तरीके से, अब उस्मान बुज़दार साहब एक छुपे रुस्तम है, वो उनको भी बोलना पड़ा है, वो बोल पड़े हैं, उनका कि इलेक्शन कमीशन को डस्का का इलेक्शन तो नज़र आ गया, क्योंकि उनके पास धुंध में भी उनके जो गूगल नाइट विजन उनके चल रहे थे, एक तरफ धुंध कह रही ना मरियम के, धुंध में बंदे गायब हो गए, सिग्नल जाम हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो गूगल जो नाइट विजन है ना, वो जो है वो आप कल तो आपको पता है बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, बाकी हर चीज़ नहीं पकड़ सकती, वहाँ पे उनकी टेक्नोलॉजी ने सारी चीज़ देख ली। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब छुपे रुस्तम ये कह रहे हैं, वो भी बोल पड़े हैं, वो कहते हैं कि डस्का का इलेक्शन कमीशन को नज़र आता है, लेकिन सेनेट का इलेक्शन उनको नज़र नहीं आता। अब मामला ये है कि हुकूमत जो है उन्होंने ओपनली कह दिया कि हमें तो पहले भी हम कह रहे थे, ना हमें लॉन्ग मार्च से मसला है, ना हमें धरनों से मसला है। तो अब उसामा साहब बात ये है कि मैं पहले भी कह रहा हूँ, अभी इमरान खान साहब पंजाब का दौरा कर रहे हैं, लाहौर में शायद अभी पहुँचे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब से, फिरदौस चकवान साहब से, साहिबा से, और चीफ सेक्रेटरी और IG ने उनको एक ब्रीफिंग भी दी है, और उस ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने पता क्या कहा है, उन्होंने पता क्या, एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर महंगाई बहुत कमी हुई है, और तमाम सूबों से पंजाब के अंदर सिर्फ आटे को उन्होंने फोकस किया कि 860 रुपये आटा, हाँ जी, उन्होंने कहा वो बिक रहा है, वो डोगर साहब भी उसके बताएंगे। यानी ये बदकिस्मती है, यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये बताया जा रहा है, उन्होंने पता नहीं कौन सी ऐनक लगाई है कि पंजाब के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इस तरह मैं कहूँगा ना, उसको भी इलेबोरेट बाबा डोगर साहब। जी, तो मामला से अखाड़े पे आ जाए, थोड़ा सा अखाड़े पे आ जाए थोड़ा सा। अब मामला ये है, अच्छा दोबारा आते हैं, मैं जरूर डोगर साहब, हमने इसी पर रहना है, इसी पर रहना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ बाबा डोगर साहब को भी शामिल करते हैं। बाबा डोगर साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब तो मसला ही नहीं रहा अपोजिशन, ये हमारे लिए कोई इशू नहीं है, महंगाई हमारे लिए इशू है। आपको वाकई लगता है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी अलग भी हो जाए तो नून लीग की तरफ से वाज़े, वो कह रहे हैं आखिरी मौका हम दे रहे हैं, मेरे पास खबरें हैं नून लीग के ज़राए से, वो कह रहे हैं आखिरी मौका हम दे रहे हैं, और इनके पास ऑप्शंस हैं, वो लंबी तफसील है, मैं उस पर नहीं जाता, आप उस अपनी बात में वो भी बयान कर दीजिएगा। तो वो तो कह रहे हैं कि हम उसके बगैर भी लॉन्ग मार्च करेंगे पीपल्स पार्टी के बारे में, उनको कोई मसला नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत गिरानी है, वो हम खुद गिरा लेंगे। उसामा साहब बिल्कुल, नून लीग का ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, उनका ख्याल ये है कि नौ जमातों का इत्तेहाद जो है वो, अगर पी पार्टी हमारे साथ नहीं आती, एक मौका दिया गया उनको, वो अपनी CEC की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुला लें, उसमें देख लें कि क्या फ़ैसला करते हैं। अगर पे पार्टी ये फ़ैसला करती है कि वो इस्तीफ़े नहीं देगी और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं, जो कि उन्होंने रहना है, पे पार्टी किसी सूरत में इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन पे नहीं आएगी, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो फिर नून लीग का ख्याल यही है कि बाकी नौ जमातें जो मिल के वो धरना देंगी। लेकिन उसामा साहब, इसमें सबसे अहम चीज़ जो है ना, वो इस्तीफ़ों में थोड़ा सा डोगर साहब, इस्तीफ़े भी देंगी बाकी नौ जमातें। सर मेरा मतलब ये बात नहीं, फिर पार्टी से फड्डा जो है वो एक इस्तीफे पे नौ जमातें नहीं देखें साहब, फिर पार्टी से फड्डा क्या, क्यों पे पार्टी को वो कह रहे हैं कि सवाल ये था कि इस्तीफे देंगी नौ जमातें, वो ये कह रहे हैं कि जी बाकी सारी जमातों में कंसेंसस है धरना तो मरना वाली और धरने पर सिर्फ ये पार्टी जो है वो इस पे अड़ी हुई है कि सब इस्तीफे की बात कर रहे हैं, धरने की बात नहीं मैं कर रहा, मैं इस्तीफों की बात कर रहा हूं। अच्छा, नौ जमातें इस्तीफे दे देंगी, सवाल सिंपल है सर, देंगे या नहीं देंगे, नहीं, फिर बात क्लियर करें ना, ये बात नहीं सर, नून लीग की बात कर रहा हूं। बाबर साहब आपको क्या लगता है? सर मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये इस्तीफों की तरफ गए तो नून लीग के अंदर से लोग इस्तीफे देने, तो बाकी 8 जमातों के टोटल 10 बंदे होंगे मेरा ख्याल, उनके तो 10 बंदे होंगे बेचारे। तो अगर नून लीग आप भी कह रहे हैं कि आपके ख्याल के मुताबिक नहीं देगी या रिफ्ट है, तो फिर हम वही कर ना ही समझे ना
धरना होगा, मरना होगा, कोई मरने के लिए तैयार अभी नहीं। देखें, अभी ठीक है ना? धरना, पीछे देखो। अभी तो धरना खलसा मुलतवी हो गया। 26 मार्च को भी कोई चांस नहीं लग रहा। मैं कहता हूं, मैंने तो परसों कह दिया था कि उन्होंने कहा जी हम 2 हफ्ते तक उसका डोगर साहब तो किसका इंतजार अगर 2 करेंगे? हफ्ते तक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव उसके बाद रमजान है, अगर वो मीटिंग कर भी लेते तो रमजान मुबारक है। अब वो कह रहे कि जी रमजान के बाद ही चला गया। अच्छा, रमजान के बाद मुझे एक बात बताएं, हाँ जी, अप्रैल में रमजान शुरू होगा, मई मिड में खत्म हो जाएगा, मई जून जुलाई आगे मुहर्रम आ जाएगा, फिर गर्मी आ जाएगी। एक मिनट, इतनी शदीद गर्मी में कौन जाके धरना देगा? तो फिर वही मैं कह रहा हूं जुलाई ना, में तो लोगों को मारने वाली बात है। कौन इतनी गर्मी में लोग, तो बात ये कि ये तो बात फिर जाएगी अप्रैल में सितंबर अक्टूबर तक। नहीं, फिर आगे मुहर्रम पे आ जाएगा ना, गर्मी के बाद मुहर्रम शुरू हो जाएगा। तो वो तो मुझे अभी लॉन्ग मार्च होता तो दिखाई नहीं दे रहा। लॉन्ग मार्च होता तो 2023 सुन ले। अच्छा, ये जहां तक इस्तीफों की बात है, ठीक है। इस्तीफे नून लीग के अंदर ही बड़ी रिजेंटमेंट है कि तो इस्तीफे नहीं आएंगे ना, बात खत्म हो गई। अब इसके बाद मुझे बता दे, थ्रेट खत्म हो गया, धरना लॉन्ग मार्च। लेकिन खल साहब, जो हुकूमत के आगे सबसे बड़ा चैलेंज है, जो आज इमरान खान साहब को चीफ महंगाई का मीटिंग दी है, वो जो आज आईजी ने ब्रीफिंग ऐसा दी है, मैं क्या अगर कहूं? खान साहब इस ब्यूरोक्रेसी पे यकीन करके, इस ब्यूरोक्रेसी की बातें मान के मल्टी मीडिया आपको पता कितना फिर जबरदस्त। मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान को किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है। सर, इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है महंगाई, गवर्नेंस। यही इस गवर्नमेंट तो वो तो आज इमरान खान साहब बड़े खुश हुए हैं। डॉक्टर साहब आपको पता नहीं, कह रहे हैं आज इतनी जबरदस्त ब्रीफिंग मेरा दी है। मतलब सुन तो ले, है छोटा सा। अगर डॉक्टर साहब आज की ब्रीफिंग आप भी कहने के बताएं। बाद निकलने को तैयार नहीं है, जो इमरान, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो गवर्नमेंट है, ये ब्यूरोक्रेसी कोशिश नहीं कर डॉक्टर रही है। साहब, ये बुरा क्रेसी है। बुरा होता है ना, लकड़ी से गिरता है। मैंने पहले भी ये कहा था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, खान साहब एक सर्वे करवा लें, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का एक सर्वे करवा लें। चीफ सेक्रेटरी समेत जितने भी बड़े सेक्रेटरी हैं बड़े महकमों के, जरा पता करें कि PMLN के साथ उनकी क्या, चले इस पे भी छोड़ देते हैं हम तो। अभी उनका रिसेंटली जो उनकी डिलीवरी है, अब छोटी सी मेरा सवाल क्या है ना कि चीफ सेक्रेटरी 11 महीनों में 11 दिन दफ्तर नहीं गया। इसी पे मेरी सुने, क्या महंगाई पे मेरी पोजीशन ले ले। आज मिनिस्टर जो है उसने कोई आज तक महंगाई पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आज की जो ब्रीफिंग अब ये कह रहे कि आटे के अलावा कोई चीज महंगी नहीं तो ले। आप यकीन जाने, आप खड़े हो जाए, ट्रकों के बाहर लाइनें लगवा दी इन्होंने आटे के लिए। प्रेजेंटेशन सुन लेना, प्रेजेंटेशन जो वज़ीर आज़म साहब को दी है, मैं उसकी अंदरूनी कहानी बता रहा हूँ। नहीं देखिए, तो इमरान खान साहब कहते हैं, असद खरल साहब मेरी गुजारिश सुन ले, क्योंकि मैंने आगे दूसरी बात करनी है इस पर, मुख्तसरन आपका कमेंट। इमरान खान साहब कहते हैं डॉलर महंगा होता है, इस वजह से महंगाई होती है। अब डॉलर तो नीचे जा रहा है, ये बड़ी खबर है, तो आप थोड़ा सा और सब्र अगर कर लें, घबराना नहीं है, आ जाएगी महंगाई भी नीचे जब डॉलर आ गया तो। अब डॉलर तो नीचे आया है, तेल भी जब सस्ता होता नहीं होता, महंगा होता हो जाता है डॉलर। तो अब मुझे बताएं, इमरान खान जो अंदरूनी सर नहीं किया, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, हुकूमत ने तीसरी दफा के तेल की कीमत नहीं बढ़ी। चले बढ़ जाए, इकट्ठी अभी गर्मियां आ रही है। अच्छा, मेरी समझ से बादल जो आपने सवाल किया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको मैं बुरा क्रेसी इसलिए कह रहा हूँ, बुरा जो लकड़ी से उतरता है, ये वो अमलन इसका किरदार अब हो गया है। एक वो ब्यूरोक्रेसी जिसकी इमरान साहब एग्जाम्पल देते थे कि पाकिस्तान प्री पार्टीशन और पार्टीशन के बाद और जिस तरह के ब्यूरोक्रेट होते थे, आज की ब्यूरोक्रेसी डॉक्टर साहब ने भी रोशनी डाली। वो बुरा क्रेसी जो पंजाब में बुरा क्रेसी जो लकड़ी से उतरता है, वो उसका रोल कर रही था। लेकिन आप सुन तो ले, छोटी इमरान खान साहब का ध्यान पहले था अपोजिशन की तरफ, थ्रेट था, अब नहीं, अब इस तरफ देखेंगे। मुझे बताएं, देखेंगे क्या उनको दिखा दिया गया है। उसामा साहब उनको आज दिखाया गया, ठीक है, उनको दिखाया क्या गया, सुन लें। मल्टीमीडिया पे रंग बिरंगी प्रेजेंटेशन और ऐसी जबरदस्त उन्होंने 2 दिन लगा के तैयार की हैं कि इमरान खान साहब तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो बड़े एंजॉय कर रहे थे कि हमने आटे में ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और अमनो मान का उनका मिसाली पंजाब के अंदर हमने कायम कर दिया। आईजी अपनी तरफ से कहानियां सुना रहे थे, चीफ सेक्रेटरी इंतजामी हवाले से महंगाई खत्म, और बुजदार साहब और जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी बता रही थी, इमरान खान साहब को वो नक्शा उन्होंने पेश किया है जैसे को पता नहीं यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, पता नहीं कौन सा मुझे एक मिनट छुप तो नहीं सकती प्रेजेंटेशन से, हकीकत नहीं छुप सकती। तो इमरान खान साहब कौन से अवाम में जाते हैं, मुझे बताएं वो कौन से अवाम में जाते हैं। मेरी बात सुनिए खरल साहब, मुझे एक मिनट दें। ठीक है सर, मेरी बात सुनिए। बाबर डोगर साहब, मैं जी 3 कमेंट्स, 3 बयानात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके, बड़ा अरसा पहले उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब पर मैं एतबार कर ही नहीं सकता, मुझे उन पर एतबार नहीं है, फिर उनको माजरत करनी पड़ी थी। उसके बाद फिर मामला आगे चले, अब मोहम्मद जुबैर साहब ने कह दिया जी कि ये हमें पहले ही डाउट थे पीपल्स पार्टी पे, और राना सनाउल्लाह साहब
वो हम सबके बड़े फेवरेट, वो फरमा रहे हैं कि जी हमें तो 2 हफ्तों से पता था इस्तीफे नहीं देने, तो फिर ये होता क्या रहा है ये ड्रामा सारा? सर मैं इसमें एक चीज क्लियर कर दूं, ये नून लीग अगर ऐसा कह रही तो गलत बयानी से काम ले रही है। पहले दिन से, जिस दिन से पीडीएम बनी है उस दिन से पे पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है। उन्होंने पहले दिन से इस्तीफों की मुखालफत की। पहले दिन से पे पार्टी ये कह रही कि जो भी चेंज लानी है वो पार्लियामेंट के अंदर चेंज लेके आनी है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने जो लड़ाई लड़नी है वो आइन और कानून के अंदर रह के लड़ाई लड़नी है। पे पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि वो इस्तीफे देगी। मुझे कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें कि उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम इस्तीफे देने को तैयार हैं। उन्होंने एहतियातन अपने पार्लियामेंटेरियन से इस्तीफे ले जरूर लिए थे, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि ये वो आगे नहीं। अच्छा, नून लीग तो वो भी नहीं कर सकी। उसामा साहब एक और हैरानकुन बात जो सबसे आगे अग्रेसिव बात है, जो मरियम साहबा ने कहा था कि मेरे पास 165 तो आ गए हैं, वो जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा था कि ये है जनाब वो जराए, और ये है वो स्पीकर साहब, वो आज तक वो कागज ही नहीं मिले असेंबली के रिकॉर्ड से। अब मरियम साहबा ने कहा था ना, आपको याद है ना भाइयों, जिस तरह वो कहती हैं, आपको याद है ना वो जिस तरह मुखातब करती है मजमे में, तो नाज़रीन आपको याद है ना, उसामा साहब आपको भी, उनका तो 165 इस्तीफे तो मेरे पास आ चुके हैं। वो 165 नहीं, वो 65 दिखा दें, वो 65 और जो 2 चले गए तो कहती हैं गलती से चले गए तो मुंह पे मारो क्या हो। तो वो ना आज तक किसी ने मुंह पे मारे, ना आज तक 165। मैं और डॉक्टर साहब माफिया मांगते रहे। हम तो आसान साहब से माफिया वापस कर दे हमारे। हमने तो शॉर्टकट एक मारा डोगर साहब और मैंने, हमने कहा कि सिर्फ 2 इस्तीफे दे दे, ज्यादा जरूरत ही नहीं है। शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज के ये दलारा के दिखा दे, हमें व्हाट्सएप कर दे, हम कह देंगे बाकी भी आ गए हैं। अच्छा, अब ये बताएं कोई मुफाहमत होती नजर आ रही है आपको पीपल्स पार्टी और हुकूमत में? क्योंकि बैक चैनल पे मामला चल रहा है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के लिए, पीपल्स पार्टी और बल्तिस्तान के इलेक्शन कह रहा हूं, यानी वहां पर उसको आईनी तरमीम के लिए सूबा बनाने के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमत जो है ना, उसके तो दरमियान कोई ऐसी अब मुफाहमत तो हो चुकी है आनी साइड। जरदारी साहब ने, जो मैंने बार बार प्रोग्राम में कह रहा हूँ, आप नाजरीन भी आप भूल जाते हैं, मैंने कहा था कि जरदारी साहब को टास्क दिया गया है कि आपने 2023 पे नून लीग को इसी तनख्वाह पे काम कराना है, मौलाना फजल रहमान साहब को इसी तनख्वाह पे काम कराना है, और उसमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हो रहे हैं। ये नौबत आ गई है कि आज जरदारी साहब से भीख मांग रही है मरियम साहब, अपने वालिद की गारंटी मांग रही है उनसे। क्या जरदारी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है? क्या जरदारी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं? क्या जरदारी साहब DG ISI हैं? क्या जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है? क्या जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है? चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है? जरदारी साहब कर सकता नहीं, सुन तो लेना। तो इसका मतलब भीख मांगने पे मजबूर कर दिया और ये स्टैंड बनाया इन्होंने। जरदारी साहब तो वाकई उन्होंने एक ताक के जुमला, एक उनका जुमला जो है ना वो सुनहरी, उन्होंने कहा कि आप अगर सिस्टम पे ये लड़ना है तो एक वोट जो पकड़ा हुआ भगौड़ा जो समझी है उसको तो इधर पार्सल कर देते हैं आप। तो अब मैं क्या कहूं कि अच्छा, ब्रेक का वक्त हो जाएगा। जी बताएं असद खरल साहब, आपकी इजाजत से ब्रेक का वक्त हो जाएगा। बाबर साहब, मुख्तसरन 2 चीजें हैं। एक तो ये कि ये पीपल्स पार्टी ने किया क्या है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को बनवा भी लिया सेनेटर, और नून लीग की सेनेटर बन नहीं सकी वहीं से, उसी ऐवान से, उसी कौमी असम्बली से। अब ये मामला बिगड़ गया है कि पीपल्स पार्टी कहती है यूसुफ रजा गिलानी साहब अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे सेनेट में। नून लीग कह रही है कि ये तो डील ही नहीं थी, यूसुफ रजा गिलानी के लिए चेयरमैन का था, डिप्टी चेयरमैन फजलुर रहमान साहब की तरफ से अब्दुल गफूर हैदरी, और हमारे पास होना था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। असल लड़ाई यहां से भी शुरू हुई है। एक तो ये चीज, और दूसरा शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हम गारंटी नहीं दे सकते, जिंदगी और मौत की गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन आए उनको फैसिलिटेट करेंगे नवाज शरीफ साहब को, फौरन 24 घंटे के अंदर अंदर उनके डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाएंगे, वो पाकिस्तान आ जाएं। तो ये जो मरियम कह रही है कि जी उनकी जान को खतरा है या लीडर हमें जिंदा चाहिए, और बार बार उन्होंने कहा ये पीपल्स पार्टी पे टोंट किया है। और क्या लीडरशिप का एक काम होता है, वो कहें जी हमारी जान को खतरा है, हम लोगों में नहीं आ सकते, तुम निकलो बाहर। क्या इस तरह से कभी हुआ है तारीख में कि कोई इनकलाब ऐसे लाया हो या अपना मकसद पूरा किया हो कि तुम निकलो, मेरी जान को खतरा है, मैं नहीं आ सकता? ये छोटी बात नहीं लगती? उसामा साहब, नून लीग दोगली गेम खेल रही है, डबल गेम कर रही है। एक तरफ नून लीग आज बड़ी क्लैरिटी के साथ शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जी हम इस पार्लिमानी सियासत पे यकीन नहीं रखते, ये सारी पार्लिमानी, ये जो पार्लियामेंट है ये जाली है, ये पार्लिमानी सियासत जो है इससे बाहर निकलेंगे तो तब्दीली आएगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर रह के तब्दीली नहीं आ सकती। ये सारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये सारा धांधली की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ये उहदों पे लड़ रहे हैं,
ये लड़ रहे हैं कि जी अपोजिशन लीडर किसे होना चाहिए, सेनेट में चेयरमैन सेनेट किसे होना चाहिए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट किस पे होना चाहिए, उस पर डिबेटें भी हो रही हैं। अगर नून लीग इस पर यकीन नहीं रखती, नून लीग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहती, तो नून लीग को चाहिए था कि वो कहे कि जी आप चाहे इसको अपोजिशन लीडर बनाएं, डिप्टी अपोजिशन लीडर बनाएं, जो मर्जी बनाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हम इस सिस्टम पे यकीन ही नहीं रखते। ये सारा फ्रॉड सिस्टम है। लेकिन जब अपोजिशन लीडर की बात आती है वो उसे फटा डाल लेते हैं, जब किसी और चीज़ की बात आती है वो फटा डाल लेते हैं, फिर इस्तीफ़ों की बात करते हैं। इस्तीफ़े देने हैं, फिर पार्टी दे ना दे, अगर आप इस सिस्टम पे यकीन नहीं रखते अगर तो फिर आप इस्तीफ़े क्यों पे पार्टी के साथ मशरूत कर रहे हैं? आप अपने इस्तीफ़े दें और बाहर आ जाएं कि देखी जाएगी जनाब, हम इस्तीफ़े दे के आ गए और मौलाना फजल मान जो जान को खतरा है, उन्होंने कह दिया कातिल लोग यहाँ बैठे हैं नैब इमरान। इसका मतलब है उनकी सेहत का मामला नहीं रहा, वहाँ इलाज की अब कोई मजीद जरूरत नहीं है, उनके पैगाम आ रहे हैं, वो घूम फिर रहे हैं, कोई इलाज वहाँ नहीं हो रहा। बड़ा क्लैरिटी के साथ, बड़ा वाज़ेह तौर पर मरियम नवाज को ये कहना चाहिए था कि वो शदीद बीमार हैं, उनके प्लेटलेट्स कम हैं, उनके दिल का मसला है, उनके गुर्दों का मसला है, उनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, वो बाहर अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा इमरान खान कातिल है और उनकी नवाज शरीफ की जान को खतरा है। इसका मतलब ये है कि उनको डर ये कि नवाज शरीफ यहाँ पर आए तो ये उनको मार देंगे। लेकिन ये नहीं है कि उनके कोई इलाज का मसला है, ये नहीं है कि उनको कोई मर्ज है। अगर कहते होता तो कल वो और मरियम का ये कहना जो है ना चोट भी है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान अगर गलती की, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने गलती की कि जी हमें जिंदा लीडर चाहिए, मुर्दा नहीं। बहरहाल ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे 26 मार्च को लॉन्ग मार्च तो ना हुआ, लेकिन मरियम साहबा को बुलावा आ गया नैब का, इस पर बात करेंगे और जो सवाल हैं क्या इसके जवाब होंगे मरियम के पास। ब्रेक के बाद अब पता चला अब पता चला 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होना था, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो गया। 26 मार्च को नैब का बुलावा आ गया मरियम नवाज साहिबा के लिए, और खतरनाक बात यह है कि नैब कह रहा है कि नैब लाहौर को नए शवाहिद मौसूल हुए हैं, नए शवाहिद। अब नए शवाहिद पर जो जमानत है उसका क्या होगा, और फिर जमानत मनसूखी की दरखास्त पहले ही हाई कोर्ट में चली गई है, उस पर जवाब भी मांग लिया गया है। और जो सवाल पूछे गए हैं नैब की तरफ से, एक तो कहा गया कि माजी में जो सवाल पूछे गए उनका कोई सही जवाब नहीं आया। असद खरल साहब, जो सवाल पूछे गए हैं वो तो मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मरीम साहिबा की लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं होती थी, और वो नैब कह रहा है जी चौधरी शुगर मिल्स में 86,40,000 रुपए की सरमायाकारी की रकम के जराए बताएं। 2008 में गैर मुल्कियों से इनके नाम मुंतकिल किए गए चौधरी शुगर मिल्स के 1,15,27,000 रुपए के शेयर्स की खरीदारी का मुआहिदा या ट्रांसफर डीड दिखाएं। फिर ये पैसे आए कहां से, इस डीड या अगर आ जाती है कोई डीड तो इसके लिए कहां से आए वो जराए बताएं। 4,23,04,310 रुपए के कर्ज के फंड्स के जराए भी बताएं, और ये 2010 की बात है। फिर 2011 में चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट से इनके जाती अकाउंट में मुंतकिल किए गए 7 करोड़ रुपए की तफसीलात भी बताएं। तो असद खरल साहब, आप नैब के कानून के मामला बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, ये क्या हो रहा है? ये नैब जानबूझ के किसी के कहने पर एक्टिव हो गया है, या वाकई कोई नए शवाहिद आ गए हैं इनके पास इतने पुराने मामले से? और ये करोड़ों रुपया, इसका जवाब मरियम के पास नहीं मिला अब तक। इतने महीने हो गए, वो 11 अगस्त को बुलाया था तो हंगामा हो गया, उसके बाद इतने मौके हैं, इनके पास पूरे अकाउंटेंट्स होते हैं, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए। उसामा साहब, इंतहाई बदकिस्मती की बात है, बहुत दुख और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये जितने आपने अमाउंट्स और फिगर पढ़े हैं, ये जितने आपने अभी बताए हैं, इसमें से अगर टोटल करें 7 करोड़ उनके अकाउंट जाती में आ गए चौधरी शुगर से, 4 करोड़ वो आ गए, फिर गैर मुल्कियों के 1,15,00,000 आ गए, 86 लाख आ गए, तो 7, 11 और फिर 12, 13 मतलब 15-20 करोड़ तो यही आपने बना दिए। मुझे ये सिर्फ बताएं जी कि कोई 100 साल या 50 साल पुरानी कहानी तो नहीं है, ठीक है। मरियम साहिबा ने अपने इंटरव्यू में बाहोशो हवास उन्होंने कहा था कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है। ये बात तो रिकॉर्ड पे है, नंबर 1। फिर उसके बाद बेनिफिशियल ऑनर निकली, वो उसी पार्क लेन के फ्लैट्स के हवाले से बैन भाई का जो एग्रीमेंट था और कैलबरी फाउंड और जाली ट्रस्ट डीड वो भी सामने आ गई। पहले भाई ने माना, फिर उसको बैन को बना दिया, ट्रस्ट डीड बना दिया, सारी कहानी आ गई। उसके बाद जी 1444 कनाल 1444 कनाल मरियम साहिबा के नाम पर
जाती उमरा लाहौर के अतराफ में जगह है, डॉक्टर साहब जरा ज़रब दे, 2-3 करोड़ तो है वहाँ पे रेट, 2 करोड़ को और 1444 कनाल जरा ज़रब दे दे प्लीज़। अगर नहीं कर दे 28 करोड़ सर, हाँ जी 28 करोड़ सीधा हो गया। नहीं 28 नहीं 3 करोड़ दे, 1400 कनाल 1444 कनाल भाईजान कैलकुलेट करोड़ भी आप लगाएंगे तो 1444 करोड़ बन जाएगा। हाँ भाईजान 2-3 करोड़ से कम नहीं होगी। मरियम साहबा जो अतराफ में और अच्छी जगह पे, क्योंकि उस जगह लेने से पहले डॉक्टर साहब करिए 3 करोड़ से जरा 1444 को कर लेते नाजरीन को भी तो कैलकुलेटर मार लें। 2880 करोड़ बन जाएगा, 2880 करोड़। 2880। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि उस जमीन जब ली ना 2880 सॉरी। अच्छा 2880 ये कर ले कैलकुलेटर है, मैं कर ले मार ले। हाँ जी कितना हो गया, अरब कितने बन गए सर? आप यार मैं मार लेता हूँ कितना टाइम थोड़ा, नहीं टाइम थोड़ा छोड़ देना। अच्छा कई 100 अरब बन गए, कितने अरब बन गए, जितने भी बन गए। अब सुन ले, ये जो 1444 कनाल जमीन ली गई थी ना, ये औने पौने ली गई थी। सुन तो कैलकुलेटर पर जरा हिसाब करें ना बाबर साहब। चले ठीक है मैं हिसाब कर क्या हो रहा लेता है, नए शवाहिद आ गए हैं, क्या बनेगा? खबरें चल रही हैं कि मरीम साहबा गिरफ्तार होने वाली हैं। बाबर साहब ये तो जो नैब ने आज जो लेटर जारी किया है उसमें तो बड़ा क्लियर है कि मरियम से डिटेल्स मांगी गई हैं कि जनाब आपका जो 86 लाख रुपए का शेयर था, इसमें बताएं कि आपके सोर्सेज कहाँ से आए, कहाँ से वो पैसा आपने जनरेट किया, कहाँ से आपके पास पैसा आया। उसके बाद ये है कि इसमें 3 फॉरनर थे जिनमें सैयद सैफ बिन जाबिर, शेख ज़काउद्दीन लंदन से, हानी अहमद जमजूम सऊदी अरब से और एक यूएई के शहरी हैं। इन्होंने वहाँ पर 11.527 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। तो ये लोग और वो जो शेयर थे सब्सिक्वेंटली वो मरियम के नाम पे ट्रांसफ़र हो गए। तो इनसे आपका रिलेशन क्या था, क्या ताल्लुक था कि अच्छा उसके बदले में डॉक्टर साहब बड़ी अहम बात, उसके बदले में जो शेयर ट्रांसफर हुआ वही जो शेख है ना यूए वाले, वो ओमनी ग्रुप के अंदर और मनी लॉन्ड्रिंग में फेक अकाउंट में उधर भी उनका समिट बैंक के अंदर भी खाता चल रहा है, यानी दोनों तरफ लाइन चल रही थी। नासिर लोता वो इसमें रकम भेज रहे हैं। अच्छा तो उनके वो जो शेयर खरीदे हैं वो बाद में वो शेयर भी जो है वो मरियम के नाम पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप शेयर अगर कोई दे रहा है वापस से तो उसके बदले में पैसे देने पड़ेंगे आपको। वो पैसे नहीं दे ले रहा, शेयर दे रहा है आपको, शेयर में आपको बना रहा। अब मुझे मैंने हिसाब भी निकाल लिया जी, कैलकुलेटर बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा शायद बंद ही ना हो जाए। 43 अरब और 32 करोड़ तो बनता है अगर 3 करोड़ भी लगाया जाए। और ये तो है जो चूना लगाया गया। सुन ले, वहां पे जब 1444 कनाल जमीन ली गई ना, तो जिन लोगों से ली गई वो तो औने पौने पुलिस इंतजामिया का शोर और जो खोकर बरादरन और मुख्तलिफ अपने जो गुमाश्ते थे उनके जरिए वो ले ली, पटवारियों से फर्देबान जो इनका तरीका होता है। फिर उसके लिए ये नहीं काम किया, अरबों रुपए लगा के वहां पे सड़कों के पहले जाल बिछाए गए, वहां पे ओवरहेड और अंडरपास बनाए गए, वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन कराई गई, वहां पे कमर्शियल ब्रॉडवे बनाए गए, वहां पे जनाब गैसिफिकेशन कराई गई, पानी सीवरेज सारा सैनिटेशन, और फिर उसके बाद ग्रे, उसके बाद ग्रीन करा दिया गया उसको। ठीक है, यानी एक तरफ अरबों खरबों रुपए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लगाए, औने पौने उठाए, 43 अरब की ये आ गई। मुझे ये बताएं मरियम साहबा वो कौन सा कारोबार खुफिया या बरीक काम करती हैं जिसके गैर मुल्की भी उनको पैसे देते जा रहे हैं? गाड़ी उनकी 1.5 करोड़ की आती है, 3 करोड़ की बिक जाती है, इस तरह की गालबन। अच्छा फिर उसके बाद अगर वो अलीमा खान को कहती हैं कि सिलाई मशीनों का कारोबार से क्या किस तरह पैसे मजाक में करती हैं, हालांकि वो एक बहुत गारमेंट्स का ये टेक्सटाइल का एक बड़ा अच्छा काम है, उसमें जारी बात एक बहुत बड़ा पोटेंशियल आजकल तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा अब सरकारी ओहदा भी नहीं ना किया। अच्छा सरकारी ओहदा भी नहीं है। तो मरियम साहबा तो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी थी, चीफ मिनिस्टर डिफेक्टो भी थी, और अभी जो नायब सदर भी हैं, इसलिए उनको डिस्कस भी किया जा सकता है क्योंकि खुद, वरना तो खतून खाना तो है नहीं। अब मामला मुझे ये है कि उसामा साहब ये नायब क्या उनसे पूछ रहे हैं, वो कह रहा है 7 करोड़ जो आपके अकाउंट में जाती में आए हैं वो बता दें, 4 करोड़ और 22 लाख जो है वो वाला फर्जी जो सार। अब ये पैसे ये कहां से ये आ रहे हैं? में क्या गिरफ्तारी हो सकती है इन ग्राउंड्स पे कि नए शवाहिद मिल गए हैं? मुझे सिर्फ उसामा साहब खुदा के बुलाया जा रहा है, ये बात सवाल ही छोटा है, सवाल छोटा है, सवालात वो हैं ये कोई नए शवाद नहीं, आपने बात गलत समझ ली है। नैब ने पहले भी ये पहले पब्लिक हम भी कर चुके हैं। कह रहा है नैब ने जो आज लेटर जारी किया उसमें ये इनके हवाले से चीजें सवालात इनसे पूछे गए थे, इनसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, लेकिन इन्होंने वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए। ये कई माह पहले इन्होंने जवाब जमा करवाए वो फैक्ट के साथ नहीं मिलते, डॉट के साथ। उसामा साहब ये कई माह पहले इसी प्रोग्राम में ये चीजें डिटेल से नाज़रीन को भी याद होगा, डोगर साहब मुझे भी और आपको भी,
ये पूरी डिटेल हम बता चुके हैं कि ये कहां से कितना कितना पैसा आया। मुझे तो गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती ना, फिर मरीम साहब को जाना चाहिए 26 को, गिरफ्तार तो नहीं नैब कर सकता। अच्छा मुझे बताएं उसामा, आपने गिरफ्तार करके करवाना क्या उनको, मुझे ये तो बताएं भाई। वहां जब गिरफ्तार उनको करके रखा गया तो वहां से उनसे एक मोबाइल निकल आया, आपको पता है? अब मैं क्या, मुझे आगे क्या और कहां तक ले जाएंगे बात। उनसे मोबाइल निकल आया। आपको पता है जेल में जब जाते हैं तो जो बंदा होता है जेल में, कैदी या हवालाती या खातून होती है, उसकी सर्च किस तरह की जाती है आपको पता है? कभी मैं बयान नहीं कर सकता। हो जाएगी। और जो मरियम साहबा के पास मोबाइल फोन वहां से निकल आया, पता है आपको कि नहीं? नैब की कस्टडी में जब थी, नैब मोबाइल निकल आने खबरें आई थी ना, इसकी नैब ने ये तरदीद जो करे भी नहीं करे, लेकिन हकीकत है मामला ये है कि शहबाज शरीफ का घर से खाना आता था और चीमा का घर से बेगम के साथ उन्होंने टी पार्टी की। आपको पता ही, कॉफी का कप दिखाया बकायदा, जिस तरह वो माहौल में बैठे थे जॉली। शहबाज शरीफ छतरी ऊपर सर्दियों में बैठ के मोटरवे और डिक्टेशन देते थे, वहां पे भी ऐसी उंगलियां ला के, ठीक है, जैसे कोर्ट में करते हैं, बिजती करवाते हैं, फिर तकरीरें झाड़नी शुरू कर देते हैं। मरियम साहबा वहां पे इस तरह रह रही थी नैब में, जिस तरह वहां पे कुछ प्रिंसेस होती हैं। बाकायदा नैब का अफसर और जो मुलाजम है वो डर रहे होते थे कि कहीं हमारी गुस्ताखी में ना आ जाता है सरकारी खर्चा। आप मुझे ये बता दें तारीख में कहां होगा, सिर्फ ये बता दें, एम्बुलेंस राउंड द क्लॉक, आपने जो है वो मुसलसल मेरा मकसद मरियम की गिरफ्तारी नहीं है उसामा साहब, मेरा मकसद मरियम की गिरफ्तारी कंसर्न नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अरबों रुपए जो लूटा हुआ पैसा इसकी रिकवरी है। क्या नैब रिकवरी कर लेगा? ये सवाल साल हो गए मुझे, डॉक्टर साहब से पूछे, क्या नैब रिकवर कर लेगा ये सारा कुछ? कुछ अरसा पहले कहा था कि मैं तो कभी काउंसलर भी नहीं रही, मुझसे क्यों इस तरह सवाल पूछे जाते हैं कि ये कहां से आ गया, वो कहां से आ गया, कि ये ऐसे ही इन्होंने खामखा केस उनके वालिद ने भी यही कहा था तो अब तर्जुमान कि मेरे आमदन से ज्यादा असासे हैं तो आपको क्या भाई। और जरदारी ने कहा कि पापड़ वाले को पूछो उनके अकाउंट से। साहब मसला ये है कि मरियम नवाज ये नहीं कह सकती कि जी मैं तो कभी ऑफिस होल्डर रही नहीं। मरियम नवाज के वालिद प्राइम मिनिस्टर रहे, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, वो पीएम यूथ प्रोग्राम की भी रही है डॉक्टर साहब, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो जो पीएम यूथ की थी 2013 से लेके 2015 तक या 16 तक, उस दौरान ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का सारा ये चार्ज इनके पास, सोशल मीडिया वहां पे चल रहा था, स्ट्रेटेजिक मीडिया, पता नहीं हिलता, स्ट्रेटेजिक मीडिया में करोड़ों रुपए वहां पे नहीं बैठती थी। क्या ये ब्यूरोक्रेसी की सारी मीटिंग मरियम ने चेयर करती थी? और पीएम यूथ लोन के हवाले से डॉक्टर साहब वो क्या होता है इनके पास? इनके हस्बैंड जो थे वो एमएनए थे। पीएम यूथ ये कह देना कि एक खातून जिसका बंदा जो है वो भी एमएनए हो, जिसका जो वालिद है वो भी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, जिसका चाचा जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हो, वो ये कह दी मैंने तो कोई ऑफिस होल्ड ही नहीं किया, तो ये तो फिर मजाक है। फिर सुन लेना, ये तो वो कहे कि जिसका कोई रिश्तेदार भी किसी सीट पे नहीं था। पीएम यूथ लोन की डॉक्टर साहब वो कुछ चेयरपर्सन थी गालबन की, कहा बिल्कुल वो कोर्ट ऑर्डर पे, फिर वो सुन ले कोर्ट ऑर्डर पे पता किस लिए उल्टे पाव भागी? वहां पे उन्हें एमए इंग्लिश वगैरह को लिखा होता। उसामा साहब एमए इंग्लिश इस तरह की डिग्रियां काफी लिखी थी, कोर्ट ने कहा वो डिग्रियां लाए, वो भाग गई। तो उनका बड़ा सब है, मरियम साहिबा का सीधा सा, उनके पूरे खानदान का बड़ा सीधा सा जवाब है कि अब कैप्टन टाइट सफदर साहब का तो 1500 रियाल मिलते थे, वो तो खुद लिख कर ये कह चुके हैं कि ससुराल से, लेकिन मरियम साहिबा कहती हैं जो कुछ हमें मिला है वो दादा की तरफ से मिला है, उसमें मियां नवाज शरीफ से तो कुछ आया ही नहीं। अब ये उनके बच्चों का सीधा सा जवाब होता है हर दफ़ा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या अमेरिका फिर से किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने में। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान इमरान खान ने इस्लामाबाद में होने वाले सिक्योरिटी डायलॉग में बात की उसके ओपनिंग सेशन में, और कहा है कि पहला कदम भारत को उठाना होगा, खित्ते में अमन होगा तो जोग्राफी फ़ायदा तभी उठाया जा सकता है। अफगानिस्तान में अमन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जो बाइडेन इंतजामिया की भी कोशिश अफगानिस्तान में अमन आए इसके लिए हम भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानियाँ देकर हमें महफूज बनाया है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के अहदाफ बड़े वसी हैं और ये नहीं हो सकता कि चंद लोग अमीर हों किसी मुल्क में और बेशुमार लोग गरीब हों और वो आप कहें कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पर इस मुल्क में हासिल है। ये बड़ा एक मसला होगा। और फिर ये कि जी जायज़ हुकूक देना कश्मीरियों को ये भारत के हक़ में है, तो क्या भारत पहल करेगा? बाबर डोगर साहब क्या लग रहा है आपको? इमरान खान साहब की ये सोच है कि भारत पहला कदम उठाए। अब बातें हो रही हैं कि कोई बैक चैनल पर मामला चल रहे हैं, अभी LOC पर फिर सीज़ फायर की बात हुई है, दोबारा से मुआहदे को एक्टिवेट किया गया है। तो ये जो बाइडेन चाह रहे हैं कि खित्ते में यहाँ पर मामला सही हों ताकि अफगानिस्तान में अमन हो सके, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है,
तो कोई भारत पहला कदम उठाएगा? कोई पहला कदम ये लगता है कि आर्टिकल 370 जो उसने ख़त्म किया वो वापस ले, तो वो होता नज़र आ रहा है आपको? उसामा साहब, पाकिस्तान ने हमेशा एक चीज़ तो साबित की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, कि वो इस खिते में अमन चाहते हैं, वो इस खिते में कशीदगी नहीं चाहते, वो इस खिते में बदअमनी नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, वो इंडिया के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से इस खिते का बैलेंस ख़राब हो रहा है, अमन तबाह हो रहा है। अब मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान ने आज फिर एक मतलब ऑफ़र किया कि जनाब इंडिया, मोदी जो है वो एक स्टेप ले, पॉजिटिव स्टेप ले, तो हम बिल्कुल उनके साथ चलने को तैयार हैं। एक इशू कश्मीर है, मेन इशू जो है कश्मीर है कि मोदी साहब जो है अब उनको वो स्टेप बैक करना पड़ेगा, वो जो उन्होंने वहाँ पे लेजिस्लेशन की उसको वापस लेना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो आज लाहौर में 3 अफगान दहशतगर्द पकड़े गए हैं, तीनों अफगानिस्तान से हैं, तीनों वहाँ से भेजे गए हैं। मकसद ये था कि यहाँ पे टारगेट किलिंग करें, और ये भी उन्होंने कहा कि जी टारगेट किलिंग करने के बाद उनको 80-80 लाख रुपया भी मिलना था, और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ जो एजेंसीज़ हैं जिनमें इंडियन एजेंसीज भी शामिल हैं वो इसके पीछे हैं। अब इससे तो बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़ेह तौर पर ये चीज़ सामने आ रही है कि ये जो सारी कार्रवाई हुई इसका मकसद पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना, बदअमनी फैलवाना था, और इसके पीछे इंडिया था। अब अगर यही लोग इंडिया में कहीं पकड़े जाते तो आप सोचें कि इंडिया ने सारी दुनिया में जो शोर मचाना था वो आप देखें। अब कभी उनके सर्विंग कर्नल पकड़ा जाता है, कभी उनके और दूसरे लोग पकड़े जाते हैं, फिर ये कि चाइना की एम्बेसी जो कराची है उसमें जो अटैक हुआ उसके पीछे इंडिया है, कोयटा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसके पीछे इंडिया है। तो उसामा साहब, ये नहीं हो सकता कि एक तरफ इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी करवाए, एक तरफ इंडिया कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी करे, उसको एक जेल खाना बना दे, वहाँ के लोगों को घरों में महसूर कर दे, कश्मीर को जबरी तौर पर अपनी रियासत डिक्लेयर कर दे, और फिर वो हमसे ये एक्सपेक्ट करे कि पाकिस्तान उसके साथ दोस्ती के ताल्लुकात जो है वो करेगा, या पाकिस्तान जो है उससे किसी भी इशू पर डायलॉग करेगा। अगर इंडिया सिंसेरिटी के साथ चाहता है कि खिते में अमन आए, अगर इंडिया चाहता है कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए, दोस्ती बढ़नी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, तो उसके लिए इंडिया को पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अफगानिस्तान में उनके जो टेरर सेल्स हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे। अफगानिस्तान में जिन वो दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है, जिन तंजीमों के जरिए से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, उन तंजीमों को ना सिर्फ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उनके पीछे से हाथ उठाने पड़ेंगे, बल्कि डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इस तरह के स्टेप्स देखिए, अगर तो एक कंक्रीट किस्म की आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ देर पा ताल्लुकात कायम रहें, तो इंडिया को फिर नेक नीति के साथ आगे चलना पड़ेगा। मैंने देखा है कि फैटम वाले पाकिस्तान ने बड़ी नेक नीति के साथ पाकिस्तान ने हर उस एलिमेंट, चाहे जो मर्जी पाकिस्तान को माजी में इल्जाम लगाए गए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से जमीयतुल दावा को यहाँ से ख़त्म किया गया, जिस तरह से मुख्तलिफ ऐसी जो जमातें थी, जैश ए मोहम्मद को ख़त्म किया गया, बहुत सारी ऐसी तंजीमें थी जिनको बिल्कुल खिया से ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो स्टेट है वो ये चाहती है कि हम अपनी इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दें, हम पाकिस्तान को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करें, हम नहीं चाहते कि हम किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल दें। अच्छा, हम चाहते हैं कि अमन हो। ये एक बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हमने बड़े वाज़ेह किस्म के स्टेप्स लिए इस हवाले से, जुडिशल स्टेप भी लिए हैं और अमली इक़दाम किए हैं। अब अगर इंडिया ये चाहता है तो फिर इंडिया को भी अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। जी 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 जी। अब नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात होती है, ये बात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी कही थी कि और बात होती है, ये जब डिबेट होती है आला सतह पर, ये बात होती है कि नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास असलहा है, आपकी फोर्सेस तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इकनॉमिक सिक्योरिटी के बगैर, मुआशी इस्तेहकाम के बगैर, वो उससे जुड़ी हुई है नेशनल सिक्योरिटी आपकी, उसके बगैर नहीं है। अगर कोई मुल्क मुआशी तौर पर कमज़ोर होता है तो यही होता है। आपने देखा कि उसके बाद किस तरह उस मुल्क में तबाही आती है, या फोर्सेस को फिर किस हद तक फोर्सेस काम कर सकती हैं मुल्क के लिए, जब मुआशी तौर पर कोई मुल्क इतना कमज़ोर कर दिया जाए। तो ये तो माजी में हुआ है। तो असद खलल साहब, ये सोच नज़र आ रही है अब हमारी सिविल हुकूमत की भी, अस्करी क़यादत की भी,
तो आपको लगता है इस तरफ जाया जा रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नजर आ रही है नेशनल सिक्योरिटी की? क्योंकि ये जो बिलियन ट्री सुनामी अगर आप जिसको कहते हैं या बिलियन ट्री प्रोग्राम कहते हैं, ये भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आपके मुल्क से अगर आप बात करते हैं बड़े बड़े डैम्स की, ये भी नेशनल सिक्योरिटी में शामिल है। अगर आप अब तो तालीम की हवाले से बात करते हैं, वो भी नेशनल सिक्योरिटी में शामिल है। तो कोई भी मुल्क अगर तरक्की नहीं कर रहा तो वो फिर उतना महफूज मुल्क नहीं होता। तो ये कंप्रीहेंसिव एक सोच नजर आ रही है, इस पर काम होता नजर आ रहा है आपको असद खरल साहब? देखिए, ये तो एक लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। मामला जो जिस तरह आपने कहा कि मामला है कश्मीर का जो एक कोर इशू है, ज़ाहिर बात है। इसके अलावा और बहुत सारा, अब तो फूड सिक्योरिटी का भी इशू आ गया। पाकिस्तान जो एक ज़री मुल्क है जो कि एक्सपोर्ट करता था गन्ना, यानी गंदम और चीनी जो है, वो उस हालत में भी आप देख रहे हैं कि चीनी का भी आप हम इंपोर्ट करते हैं पहले, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। गंदम इंपोर्ट अभी भी अप्रूवल हुई है, चीनी की अप्रूवल हुई है इंपोर्ट की, फिर कभी एक्सपोर्ट की हो जाती है, यानी गोरख धंधा है। मामला ये है कि ये तो एक और बड़ा चैलेंज आ रहा है। आप देखिए ना, जो फसल अभी पिछली साल मई और में फसल आती है और जून में क्राइसिस आटे का पैदा हो गया, अभी भी यही सूरत हाल पैदा हो रही है। मामला ये जो मैं उसामा साहब लंबी चौड़ी बातें 73 साल हो गए हैं, कहानियाँ हम सुन रहे हैं तोता मैना की, कभी मुशर्रफ की पॉलिसी, कभी लाहौर का जो है वाजपेयी के साथ नवाज शरीफ का, उसके बाद जनाब के करीब पहुंच गया मौलाना फजल रहमान साहब ने तो माशाल्लाह कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, उनकी ज़बान को तो अल्लाह ना करे कुछ चीज़ पता नहीं क्या लफ्ज़ या कुछ लुकनत थी इस तरह की कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से इंडिया के खिलाफ उन्होंने तो कभी बात ही नहीं की। अब मामला ये उसामा साहब मुझे ये बताएं, 2 + 2 = 4 है। क्या आप ये जो कहते हैं कि वो इंडिया सिंसियर हो, इंडिया सिंसियरिटी लाए, हमारी सिंसियरिटी को तो पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। हमारा जो डोजियर था उसमें हमने प्रूव किया कि पाकिस्तान एक पुरअमन रियासत है, पाकिस्तान खित्ते की स्टेबिलिटी चाहता है, पाकिस्तान समझता है कि अफ़गानिस्तान पुरअमन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो है उसकी खुशहाली के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ये भी समझता है कि इंडिया जो पुरअमन अगर है तो उसका भी खित्ते के साथ वही जो इंटरलिंक है, इकोनॉमिक जो आपने स्टेबिलिटी की और सिक्योरिटी की बात की, वो इससे इंटरलिंक्ड है। लेकिन मामला बदकिस्मती क्या है कि इन चीज़ों से क्या ये हिंदू बनिया जो बगल में छुरी और मुंह में राम राम, आपने कहा कि इन्होंने तंजीमों के ऊपर इतराज़ किया, हमने बैन कर दिया, इन्होंने ये तमाशा किया कि क्वार्टर है। असद खरल साहब आप सही कह रहे हैं कि तारीख में हमेशा हमेशा जो है ना दोगलापन भारत का, जब तक ये चीन हो अमेरिका हो ये उस पर दबाव नहीं डालेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो है इस तरह से मतलब टेढ़ी उंगली करके वो बात है कि उसको बात मनवानी पड़ती है। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।